गांधीवादी युग पढ़ रहे थे हम लोग, और कल हम लोगों ने असहयोग आंदोलन तक पढ़ लिया था, है ना? या ये स्टार्ट करना था? अच्छा, असहयोग स्टार्ट करना था। 1919 तक की कहानी कल हमने बातचीत की थी। अब सब लोग बीच में बातचीत बंद करके और बोर्ड पे ध्यान से सुनो, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट भारत की आज़ादी की कहानी के इंपॉर्टेंट पड़ाव हम देखने जा रहे हैं। महात्मा गांधी धीरे धीरे करके एक लोकल लीडर से ऊपर उठ के और हिंदू मुस्लिम एकता को बना के रखने वाला एक ऐसा सिंबल महसूस हुए लोगों को कि लोगों ने उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। और गांधी ने कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में काम भी किया था, चाहे वो चंपारण के नील किसान थे, अहमदाबाद के मिल मजदूर थे। चंपारण में सत्याग्रह यूज़ किया, लेकिन फेमस हुआ था खेड़ा से। अहमदाबाद की भूख हड़ताल और खेड़ा के किसानों का टैक्स माफ़ करवाना, इन सब ने छोटा छोटा सा एक योगदान दिया। और फाइनली महात्मा गांधी को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला, खिलाफत आंदोलन, जिसमें दो भाई थे, सैयद बंधु शौकत अली और क्या नाम था उनका, रहमत अली और शौकत अली। सैयद बंधु थे, अली बंधु लिख देते हैं, सैयद जिसको कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। इन दोनों ने गांधी को इतना प्रमोट किया कि जो दिल्ली में खिलाफत कमेटी बनी, उसका मुखिया किसको बना दिया गया? गांधी जी को। और पूरे देश के मुसलमानों के मन में ये आया कि गांधी हम सबके साथ हैं, तो उनके मन में पॉजिटिव फीलिंग आई गांधी के प्रति। और गांधी जी ने इसी का फायदा उठाया और 1920 में एक नया विचार महात्मा गांधी ने दिया कि क्यों ना हम अंग्रेजों की इस सरकार, इस शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला दें। इनकी हेल्प करना, इनका कोऑपरेशन करना जहाँ जहाँ हम करते हैं, चाहे उसमें हम इनको टैक्स देके इनको अपने देश में पालने का मौका दे रहे हैं कि भाई यहाँ ये खा रहे हैं, यहीं हमारे सिर पे बैठ रहे हैं, या हम इनके स्कूल्स को चलवा रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूल थे तो प्राइवेट थे नहीं, या हम इनके कॉलेजेस को चलवा रहे हैं, या हम इनकी यूनिवर्सिटीज़ को चलवा रहे हैं, या जो इनकी अदालतें हैं ये भी तो अंग्रेजों की थी, इनको चलवा रहे हैं। तो इन सबको हम लोग बंद कर दें और इनके मार्केट से जो हम कपड़ा खरीदते हैं उस कपड़े का बहिष्कार करें, उसको ना खरीदें और अपने देश की चीज़ें अपनाएं, स्वदेशी। अब शिक्षा भी स्वदेशी होगी, अपने देशी स्कूल खोलेंगे, अपने लोकल लेवल के टीचर्स पढ़ाएंगे। हमें किसी अंग्रेज की, किसी मिशनरी की जरूरत नहीं है कि वो हमें शिक्षा दे, क्योंकि हम उस देश में हैं जहाँ कभी पुराना जब वेद उठा के पढ़ते हैं तो जहाँ विश्व गुरु दुनिया में भारत रहा था, हम उस देश को बिलोंग करते हैं। तो क्या जरूरत है इनके स्कूल कॉलेज में पढ़ने की? और ये विचार लोगों को कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव लगा कि हाँ गांधी ठीक कह रहे हैं, और सब लोगों ने महात्मा गांधी का साथ दे दिया। कौन से आंदोलन में? 1 अगस्त 1920 को, इसी दिन मैंने आपको बताया भी था, एक बहुत बड़े लीडर की डेथ हो गई, बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक बहुत ऐसा आदमी था जिसके कारण पूरा देश एकता के सूत्र में आ सकता था। तिलक चल बसे, लेकिन तिलक के नाम पे लोगों ने इतना प्यार दिखाया कि उन्होंने उस टाइम पर कितने रुपए इकट्ठे कर दिए थे? 1 करोड़। तिलक कोष बना इसी टाइम, जिसमें लाखों लोगों ने दान दिया, और 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट आज भी है। आज से ठीक 101 साल पहले कितना बड़ा रहा होगा, इतना पैसा इकट्ठा हो गया आंदोलन में हेल्प करने के लिए। अब ये आंदोलन चल पड़ा जिसको आप कह रहे हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग ने अपना 1920 के एंड में स्टार्ट हुआ, 1921 ये आंदोलन पीक पर गया, सब शामिल हो गए, बहुत बड़े स्तर पे स्कूल कॉलेज खाली, नौकरियां छोड़ दी लोगों ने। और इस टाइम पे ऐसा लग रहा था सच में कि अब हद से अधिक 2 साल भारत की आज़ादी आ गई, ऐसी गलतफहमी लोगों को हुई क्योंकि माहौल इस तरह का था। लेकिन 1922 आते आते महात्मा गांधी अंग्रेजों को डराने के लिए कह रहे थे कि अगर तुमने हमारी बातें नहीं मानी तो हम एक नया आंदोलन चलाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी प्लानिंग कर रहे थे दूसरा आंदोलन साथ चलाने की, पर उस प्लानिंग के बीच में 5 फरवरी 1922 को यहाँ एक आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। ये कहानी हमें पता भी है, कितने लोग जले थे? 22 लोग जिंदा जला दिए, चौरी चौरा हत्याकांड। और महात्मा गांधी को इसका कारण बताया गया। और गांधी जो अहिंसा की बात करते थे, अगर 22 लोग जिंदा जल गए तो गांधी की मॉरल ड्यूटी है कि जिस आंदोलन को प्रमोट कर रहे हैं खुशी खुशी उसको वापस ले लें। और गांधी ने ऐसा ही किया। गांधी ने फरवरी मिड आते आते, 5 फरवरी की तो घटना थी, फरवरी 1 हफ्ते के अंदर कह दिया ये आंदोलन बंद कर रहा हूं। कौन सा आंदोलन? ये एक बहुत बड़ा झटका था पूरे भारतीयों के लिए कि ये क्या हुआ, या तो आज़ादी बिल्कुल सामने थी या अब सब कुछ बंद। महात्मा गांधी को पकड़ के जेल में, अब लोगों के सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था, अब क्या करें, कहाँ जाएं? क्योंकि स्कूल जाना बंद कर दिया, 2 साल हो गए, 20 में छोड़ा था स्कूल, 22 आ गया, अब कहाँ जाएं? एडमिशन लें, पढ़ें ना पढ़ें, नौकरियों पर जाएं, क्या करें? तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चन मार्क ने एक नई विचारधारा को फिर से जन्म दिया। और अब दोबारा आपके समाज में कौन दिखाई दिए? क्रांतिकारी। क्योंकि देश फिर से दिशाहीन था, किसी के पास कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं था कि अब क्या होगा। इस दौर में आपके देश में 1924 में फिर से क्रांतिकारी विचारधारा जन्म लेगी। और उस क्रांतिकारी विचारधारा में कुछ 2 बहुत बड़े नाम की अगर मैं बात करूं तो एक आजाद और एक भगत सिंह। ये इसी दौर के तो लड़के हैं, इसी टाइम के निकले हुए लड़के हैं ये, आजाद और भगत सिंह। जब गांधी जी ने ये असहयोग वापस लिया ना, तो क्रांतिकारी तो एक साइड की बात है, कांग्रेस में भी फूट पड़ी। कांग्रेस के भी 2 अलग अलग दल बन गए। जैसे पहले नरम और गरम बने थे ना, अब कांग्रेस के 2 दलों में से एक ने कहा कि भाई हमें लगती है गलत बात ये कि तुम ऐसे बैठ गए हाथ पे हाथ रख के, ये 2 साल तुमने बर्बाद कर दिए। हम लोगों को अंग्रेजों के साथ उनके जो प्रशासन है ना, इसमें भागीदारी करनी चाहिए और हमें बड़ी पोस्ट पे बैठा के अपने लड़कों को, काबिल लड़कों को, और उनके सिस्टम के अंदर एंटर करके और उनके सिस्टम को अंदर से फिल करना चाहिए। यानी अगर इंडियन बहुत सारे उस टाइम पे आईएएस या इंडियन सिविल सर्विसेज क्रैक कर जाते हैं तो हमारी पैठ बन जाएगी अंग्रेजों के एरिया में। अभी तक क्या था, आप बाहर बैठे हो, जैसे आप किसान हैं, देखो किसान आंदोलन कर रहे हैं, मोदी जी नहीं ध्यान दे रहे। अगर ये आंदोलन पुलिस सेना कर दे, बैंक वाले कर दे, तो क्या मोदी जी को ध्यान देना पड़ेगा? क्यों देना पड़ेगा?
क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है। अगर आपको सिस्टम को सिखाना है, समझाना है ना, तो सबसे पहली जरूरत है आप उस सिस्टम का पार्ट हो। किसान बेचारे सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, उस सिस्टम का जिसको आप कहते हैं प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। किसान पेट भरता है, हर आदमी सुबह जब रोटी खाए तो किसान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन किसान डायरेक्ट उस सिस्टम का पार्ट नहीं है जिससे कि मशीनरी हिल सकती है। अब ये पूरी मशीनरी डीसी है या पुलिस है या सेना है या डॉक्टर है सरकारी अस्पतालों के, या नर्स हैं या टीचर्स हैं, जो लोग इस सिस्टम का अंग है ना, जो आज सरकारी नौकरी में है, अगर ये लोग हड़ताल पे आ जाए ना तो एक दिन 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि सारा सिस्टम जाम हो जाएगा। किसानों के यहाँ बैठने से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोग ऐसे कैसे जा रहे हैं आ रहे हैं, ये बेचारे पूरी सर्दी सिर पे से उतर गई, गर्मी उतर जाएगी, किसी को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर यही लोग, इनकी जगह अगर ये सेम काम ग्रुप डी के लोगों ने कर दिया होता पूरे देश में, तो क्या सिस्टम चल पाता है ऐसे? गलियां, सड़कें, मोहल्ले, दफ्तर अब तक सड़ चुका होता पूरा देश, और इतने दिन थोड़ी बैठी रहती सरकार। सरकार कहती है अपनी बात बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और उसमें कुछ ना कुछ कम ज्यादा करके सरकार मानती है उस बात को। अगर एक शहर की 4 दिन सफाई ना हो ना, तो पूरे शहर में इतनी गंदी बदबू, बीमारियां लग जाएंगी, क्योंकि ये जो गंद फैलाती है ना दुनिया, इन सबको ग्रुप डी साफ करता है। ये ग्रुप डी इतनी ताकत रखता है कि सरकार को झुका दे अगर अपने पे आ जाए तो। लेकिन किसान ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसान किसका अंग नहीं है। ये बात उस टाइम के कांग्रेस के कुछ लोगों ने कही कि भैया पहले सिस्टम का पार्ट बनो, बड़े बड़े अफसर की शाही जो है ना, इसमें अपने काबिल लड़कों को भेजो जो पेपर पास करके अफसर बने, फिर इनको अंदर से हम लोग कमजोर करेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम प्रशासन में शामिल हों, हम इलेक्शंस में हिस्सा लें, हम एक तरह का पार्ट प्ले करें, तभी तो सिस्टम को हिला पाएंगे। दूसरों ने कहा नहीं, ये बेवकूफ़ी है, प्रशासन का अंग मत बनो, अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज करो। तो क्या करें? मोमबत्तियां बनाओ, दिए बनाओ, शिक्षा पे काम करो, मतलब इस तरह की चीजें जिससे कि अंग्रेजों पर कोई असर नहीं पड़ना। अब ये 2 अलग विचारधाराएं हैं। एक कह रहे हैं जैसे कांग्रेस चल रही है चलने दो, चुपचाप शांत तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से क्रिएटिव वर्क्स में लोगों को लगा लो। तो क्रिएटिव वर्क्स होते हैं भाई कोई इस तरह का कामकाज, कोई काम धंधा जिससे कि देश का विकास हो, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा अंग्रेजों पे फर्क नहीं पड़ता। दूसरे कह रहे हैं शांत मत बैठो, इनके सिस्टम के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करो, और फिर अंदर से सिस्टम को इतना परेशान करो कि इनको पूछना पड़े कि बताओ तुम्हारी डिमांड क्या है। किसान पड़े रहे 4 साल, कोई नहीं पूछने वाला डिमांड, क्योंकि उनसे सिस्टम पे असर नहीं आ रहा। अगर किसान की जगह ये बैंक कर्मचारी होते ना, तो 5 दिन 4 दिन में इनसे सरकार पूछती कि बताओ जी क्या करना है, क्योंकि सारे बैंक बंद होते, सारा सिस्टम हिल जाता। तो इनकी बात अपनी जगह ठीक थी, ये अपनी जगह बैठे हुए थे कि हम तो क्रिएटिव काम करेंगे जी। ये दोनों कांग्रेस के 2 पार्ट हैं। जो सिस्टम का अंग बनना चाहते हैं ना, ये स्वराज दल बना देंगे भाई, खुद का राज, सिस्टम में अपने राज को लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और इस तरफ जो है ये पुराने वाली कांग्रेस एज इट इज चलेगी। लेकिन स्वराज समझदार है, स्वराज कहेगा हम गरम दल वाली गलती नहीं करेंगे। गरम ने क्या गलती की थी? कांग्रेस से बाहर आ गए थे, कांग्रेस से बाहर आए तो सिस्टम से निकल गए। इन्होंने कहा हम कांग्रेस ही हैं, हमें अलग मत समझो, बस हमारा काम करने का तरीका अलग है, हम भी कांग्रेस ही हैं। यानी कांग्रेस में दोबारा बड़ी फूट पड़ रही है, एक स्वराज दल वाली कांग्रेस और एक टिपिकल पुराने वाली कांग्रेस। अब महात्मा गांधी चुप बैठे हैं कि जो हो रहा है ठीक है, ना वो सिस्टम की तरफ बोल रहे हैं और ना वो इनकी तरफ, फिर भी गुपचुप तरीके से मान लो कांग्रेस गांधी इसकी तरफ है। ये लोग अपने सिस्टम में घुस के और इसको कमजोर करेंगे और इनको विजय मिलेगी। 1923 में ये पार्टी बनी थी स्वराज दल, पेपर में खूब आता है ये। स्वराज दल बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया कांग्रेस की फूट के बाद? एक आदमी मोतीलाल नेहरू, एक आदमी CR दास, कल मैंने इसके बारे में लिखवाया भी था, चित्तरंजन दास, क्या था ये? देश बंधु, दीन बंधु था, CF एंड्रयूज, इस तरह के एक NC केलकर, ये 3 बड़े लीडर हैं। और इन तीनों की समझदारी से कांग्रेस ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली अंग्रेजों के सिस्टम में, इनके प्रशासन में। लेकिन बहुत दुख की बात है कि CR दास 1925 में एक्सपायर हो गए और इनके मरते ही कमजोर पड़ गई ये स्वराज पार्टी। फिर नेहरू ने भी इंटरेस्ट कम लेना स्टार्ट कर दिया और वापस नेहरू भी इन्हीं की तरफ आ गए, मोतीलाल नेहरू। तो इस तरह से जो दल शायद रिप्लेस कर पाता कांग्रेस को, ये लंबा नहीं टिका और 1923 में बनी पार्टी 25 में इनकी डेथ के बाद कमजोर सी पड़ती दिखाई दी। 1-2 साल में उसने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन फाइनली कुछ ऐसा कामयाब वाला काम नहीं कर पाई। अब जब कांग्रेस आपस में डिवाइडेड है, इस टाइम पे क्रांतिकारी कुछ लड़के, जिनमें से एक बहुत बड़ा नाम आप जानते हैं सभी लोग, कौन है वो? चंद्रशेखर आजाद। ये कांग्रेस से परेशान है और इनको लगता है गलत तरीका है काम करने का जो कांग्रेस कर रही है, चाहे वो गुस्से वालों की तरह हो या शांत वालों की तरह। चंद्रशेखर आजाद एक पार्टी बनाते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1924 में, ये वही दौर है जब कांग्रेस अलग अलग है। ये एक पार्टी बनाते हैं और इस पार्टी में ये अपने जैसे दिमाग वाले लड़कों को शामिल करते हैं, जिनके दिमाग में कूट कूट के भर दिया कि देश के लिए लड़ना है, मरना है, कुछ भी करना है, देश से ऊपर कुछ नहीं है। अब ये बहुत अच्छी फीलिंग्स देश के लिए रखने वाले, एक तरह से मान लो कि देशभक्त हैं, बिल्कुल पक्के देशभक्त। लेकिन देशभक्ति से काम नहीं चलता, देशभक्ति एक फीलिंग है, आप उससे देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा पैसा। इनके पास कहां से आए? नौजवान लड़के, नौजवानों के पास पैसा कहां से आए? पैसा होता है जो अमीर थोड़ी एज के बाद, जैसे किसी भी आदमी के पास 35 के बाद पैसा इकट्ठा होना शुरू होता है। इससे पहले तो अपने आप को सेटल करने में, खर्चे करने में जीवन बीत जाता है। जिन लोगों की उम्र 50 साल हो जाती है वो हो जाते हैं पैसे वाले। तो अब इस दौर में पैसा ये है 22 के, 23 के, 21 के, 20 के, 18 के, 17 के। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या नहीं है इनके पास? अब इस पैसे को कहां से निकालें? तो ये दिमाग दौड़ाता है लड़का और ये सोचता है कि अंग्रेजों से पैसा छीनना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन से तो हम छीन नहीं सकते। तो इनके दिमाग में आता है कि ट्रेन गुजरती है, आपने सुना भी होगा, काकोरी स्टेशन है यूपी में। काकोरी रेल में जैसे अलग अलग बोगियां हैं, अंग्रेजों के अंडर रेल चलती है। इसकी एक बोगी, मान लो यहाँ इंजन है, अगर इसकी इस बोगी में ना 2 पुलिस वाले होते हैं बस, और एक छोटा सा ताला फॉर्मेलिटी का। और इसमें हर फ्राइडे या थर्सडे कोई दिन था जिसमें बहुत ज्यादा खजाना रख के ले जाया जाता था एक जगह से कहीं दूर। ये खजाना हमारा था, भारतीयों का, शाही, लेकिन अब ये अंग्रेजी राज में अंग्रेजों का बन गया। तो हमारे देश से पैसा ढोके बक्से भर भर के ये पता नहीं कहाँ उतारते थे और कहाँ उसको ले जाते थे। ये हम इंडियंस को नहीं पता था। ये पता था इन क्रांतिकारियों को कि इस ट्रेन में फला दिन इस बोगी में इस तरह से खजाना जाता है, बक्से भर भर के शाही हार और सोना और बहुत कुछ जाता है। तो इन लोगों ने प्लान किया कि हम
काकोरी से चलने वाली इस ट्रेन को काकोरी स्टेशन पे जो आएगी लूट लेंगे थोड़ी आगे निकलती, जब ये थोड़ा सा जंगल टाइप के इलाके में जाएगी ना, जहाँ पे ज़्यादा स्टेशन आसपास नहीं होगा, वहाँ लूटेंगे। तो इन लोगों ने प्लान करके काकोरी स्टेशन पे जब वो ट्रेन आई तो ये एक्टिव होकर उसमें सारे लोग भेष बदल के और ऐसे अलग अलग बटके और अलग अलग बोगीज में चढ़ गए। 2 मिनट 4 मिनट बाद जब स्टेशन से आगे गाड़ी गई, थोड़ा सुनसान सा इलाका आया तो इन्होंने चेन खींच दी। चेन खींच दी तो गाड़ी रुकनी थी, पुलिस वाले इसमें थे। ये जैसे ही ट्रेन रुकी तुरंत से अपनी अपनी बोगीज में से उतरे। क्रांतिकारी थे, कुछ हथियार हमेशा इनके पास होते थे, तो हथियारों से इन्होंने लोगों को डरा दिया और कहा हम किसी को मारना नहीं चाहते, हमारा टारगेट किसी को दिक्कत देना नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट है अपना काम, जो पहला डब्बा है इससे मतलब है, कोई चींची करेगा तो मारेंगे वरना हम नहीं मारेंगे। अब लोगों ने देखा भैया दिक्कत का काम है, चुपचाप बैठे रहो। 1-2 पुलिस वाले जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की सेना में थे हमारे आदमी, जिन्होंने गड़बड़ की उनको इन्होंने शूट कर दिया। तो आदमी अगर देश के लिए मारना पड़े तो बड़ी बात नहीं थी क्रांतिकारियों के लिए। फाइनली इस खजाने को, ये बक्सों को, बड़े बड़े भारी भारी बक्से थे, उतार के और 4-4 6-6 लड़के पकड़ के बक्सों को, यहीं पास में जंगल था, भाग गए तो ऐसा लगा चलो पैसे का एक जुगाड़ हो गया। लेकिन बहुत दुख की बात है कि ये बहुत जल्दी पकड़े गए और सारा ग्रुप पकड़ा गया। आज़ाद सिर्फ एक ऐसा लड़का था जो वहां से भागा और भेष बदल के मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के किसी गाँव में जाके, एक गाँव में जो पिछड़ा गाँव था आदिवासियों का, वहां कहीं मान लो यहाँ गाँव बसा है, यहीं कोई नदी बहती थी, इस नदी के पास कोई मंदिर था, इस मंदिर में पुजारी बन के बाल बाल सब कटवा के ऐसे कपड़े पहन के यहाँ पुजारी है, यहाँ बैठ के अपनी भक्ति करने लगे। और फिर कई महीनों तक किसी को नहीं पता कि आज़ाद कहाँ है। ये तो बाद में पता चला कि आज़ाद यहाँ छिपे थे। सारे लड़के पकड़े गए। इनमें से जो छोटे लेवल पे काम कर रहे थे उन लोगों को काला पानी की सजा दे दी गई, यानी सेलुलर जेल भेज दिया। पता होगा ना सबको ये अंडमान। जो ज्यादा ताकतवर लड़के थे, दिमाग जिनमें ज्यादा था, जो आज नहीं कल नुकसान करेंगे अंग्रेजों का, उन सबको फांसी चढ़ा दिया गया। इनमें रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, कई बड़े बड़े ये राम प्रसाद बिस्मिल टाइप के बड़े लीडर्स थे। तो जो आगे जाके बहुत बढ़िया लीडर्स बन सकते थे वो सब फांसी की सजा काटने लग गए। इस टाइम पर 10-20 दिन जितना था फिर फांसी पर चढ़ा दिया। यानी एक बहुत अच्छा संगठन खत्म कर दिया इस अंग्रेजी सरकार ने। क्या नाम था इसका? कोई भी संगठन चलता है 2 चीजों से, पैसा तो चाहिए चाहिए, पर पैसे से पहले चाहिए होता है जज्बा। जज्बा होगा तभी आप इकट्ठे हो पाओगे। अब इन लोगों को इकट्ठा करने के लिए आज़ाद जो इकलौते बचे हैं, बाकी सब खत्म हो गया। अब आज़ाद को पता चला कि ऐसे से सब कुछ खत्म हो गया, वापस आए, दल बनाने की कोशिश की, पर ये मान के चलो कि इतना अच्छे लड़के ढूंढना उस टाइम पे बड़ा मुश्किल था, क्योंकि देशभक्ति की भावना हर किसी में दिखावटी तो थी, पर मर सके अपने देश के लिए, परिवार को छोड़ सके, ये हर किसी के बस की बात नहीं थी। फाइनली जाके HRA काम नहीं कर पाई, कुछ भी मान लो, HRA कामयाब नहीं हो पाई अपने टारगेट में। बाद में इनको एक लड़का मिला बिल्कुल अपने जैसा, जिसने कि ऐसे ही विचार रखे थे जैसे आज़ाद के थे, और आप सब उसके नाम से वाकिफ हैं, वो भगत सिंह है। दोनों की मीटिंग हुई और दोनों की मीटिंग में दोनों ने फील किया कि हम दोनों की सोच विचारधारा एक जैसी है, और भगत सिंह ने आज़ाद की उस पुरानी कमजोर पार्टी को दोबारा एक इंपॉर्टेंट पार्टी के रूप में उभारने का जज्बा अपने मन में ठान लिया कि मुझे इसको वापस खड़ा करना है, इस पार्टी को ताकतवर पार्टी बना के। दिल्ली में इसने अपने जैसे ढेरों लड़के इकट्ठे किए, क्योंकि मैंने शायद आपको बताया था भगत सिंह कॉलेज के प्रोडक्ट थे। कौन सा कॉलेज था वो? नेशनल कॉलेज। नेशनल कॉलेज में उस टाइम पे काफी बच्चे पढ़ते थे, और उन कई 100 बच्चों में से कुछ तो क्रांतिकारी बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि पढ़ाई उनकी इतनी कायदे की थी कि वो रटी हुई चीजें नहीं पढ़ के पास होना चाहते थे। ये वो लोग थे जिनकी अपनी एक विचारधारा थी, जिनकी एक समझ थी, जो चीजों को सही तरीके से देखना चाहते थे। ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके जैसा अंग्रेज दिखा रहे हैं वैसा देखे। इन लोगों की अपनी एक आइडियोलॉजी थी, अपनी एक फिलोसफी थी, जिंदगी को देखने का नजरिया था। ये सब लड़के जो इसके लायक थे इसने इकट्ठे किए, और दिल्ली में फिरोज कोटला का जो पुराना किला था, फिरोज कोटला एक मैदान है ना, वहां इकट्ठे करके दिल्ली में, और इसने कहा हम उस पुरानी जो लगभग मृत प्राय है, मर गई पार्टी, खत्म बराबर, इसमें दोबारा जान डालेंगे, और ऐसे लड़के मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस पार्टी को थोड़ा सा नाम बदल के कर दिया HSRA। पहले थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अब बन गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, एक ऐसा समाज जो कल्पना करे जहां कोई जात पात ना हो, ऊंच नीच ना हो, सबको बराबरी का मौका मिले, हर किसी को पढ़ने का मौका मिले, हर हाथ को रोजगार मिले। इस तरह की सोच रखने वाली ये नई पार्टी जन्म ले गई। किस नाम से? इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? लेकिन इस पार्टी का बेस किसने तैयार किया था? आज़ाद की पार्टी का नाम क्या था? HRA। अब ये लड़के अपने पार्ट पे एक तरफ काम करने लग गए। इन लोगों ने काम करते करते धीरे धीरे फील किया कि पैसा भी चलो हो जाएगा, क्योंकि इनकी जानकारियां तगड़ी निकल आई, बहुत लोगों ने इनको पैसा दिया। लेकिन अब एक दिक्कत थी कि अब देश में 2 विचारधारा चल पड़ी। एक विचारधारा किसकी है और एक विचारधारा है HSRA। अब जनता किसकी तरफ मुड़ेगी? वो ताकतवर होगा। तो अब महात्मा गांधी और HSRA दोनों देश में ये दिखा रही हैं कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए। बस HSRA में कोई एक्सपीरियंस लीडर नहीं है, ये 23, 24, 22, 18 साल के लड़कों की संस्था है, जबकि यहाँ आप देखो गांधी और उनसे भी ज्यादा पुराने जो एज्ड हैं, समझदार हैं, जिनको डिसीजन लेते टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखते हैं, उस टाइप के लीडर्स हैं। लेकिन धीरे 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 लोगों का झुकाव जो है किस तरफ जाने लग गया? क्योंकि HSRA काम करने लग गई। इस गांधी जी की संस्था ने देखो 1920 के बाद, 22 के बाद कुछ खास थोड़ी किया। जिस टाइम पे ये संस्था पनपी तो गांधी जी लगभग ना के बराबर काम कर रहे थे। इस दौर में आपके देश में एक कमीशन की नियुक्ति हो गई। कौन सा कमीशन? अंग्रेजों ने कहा 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे, हम ये देखना चाहते हैं उनका कितना असर रहा, और एक कमीशन की नियुक्ति कर रहे हैं। नवंबर 1927 में नियुक्ति हुई, 27 में आपके यहाँ आके उतरा फरवरी 1928 में। अब 1928 में जब ये आया तो उस टाइम पे पानी के जहाज में बैठ के मुंबई आते थे सब लोग, चाहे वो क्वीन मैरी, जॉर्ज पंचम आए थे, चाहे साइमन की पूरी पार्टी, 7 आदमियों का दल आया। यहाँ जैसे ही पानी का जहाज उतरा, बहुत सारे भारतीय पहुंचे काले झंडे लेके, काली पट्टी लगा के, और काले झंडे लेके उन्होंने वही नारे सब जानते हैं, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। लेकिन इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वहां से अपना आगे आते 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 और फिर ये चले गए लाहौर। लाहौर में वही कॉलेज, कौन सा कॉलेज?
जो अब लगभग खत्म बराबर है क्योंकि उस कॉलेज को पैसा नहीं मिल रहा। 1921 में वो कॉलेज बहुत बढ़िया था, लेकिन 1926 आते आते पैसे की कमी से वो कॉलेज बंद होने की कगार पे आ गया, क्योंकि टीचर्स को पैसे नहीं दोगे तो कब तक पढ़ाते रहेंगे फ्री में। इस कॉलेज को मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं था देश के पास, बाकी सब कुछ चल रहा था। 1926 में 5 सालों में यहाँ भगत सिंह जैसे ढेरों लड़के निकल आए थे, और इसी कारण लाहौर में जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो उसको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय ने तो लाहौर में बहुत काम कर रखा है ना, और इनके पीछे ये सारे लड़के थे जिनमें भगत सिंह और उसके जैसे ढेरों लड़के, पूरा एक ग्रुप था, और स्टेशन पे खड़े हुए थे। जैसे ही ट्रेन आके रुकी और साइमन उतरा तो गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ के नारे। यहाँ उस टाइम अंग्रेजों में एक आदमी जो लीड कर रहा था, लाहौर का जो हेड मान लो, जिसके अंडर पूरा लाहौर की पुलिस व्यवस्था थी कि भाई तुझे ध्यान देना है, कुछ गड़बड़ ना हो, उस आदमी का नाम था स्कॉट। अंग्रेज था ये, इसका नाम था स्कॉट। ये अंग्रेज उस टाइम का सोच लो आईपीएस टाइप का अफसर था, पूरा लाहौर इसके अंडर था। इसको देखना था लाहौर में साइमन कमीशन के लिए हमें क्या करना है। तो स्कॉट ने तुरंत वहां पे जब देखा, लाहौर में उतरे स्टेशन पे और ढेर बड़ी भीड़ लेके लाला लाजपत राय जी पहुंचे हुए थे, और उस भीड़ में यही लड़के थे जिनको आगे हम क्या कह रहे हैं, क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी और बहुत सारे यंग नौजवान लड़के, ये सब गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। तो ये किसको अपना लीडर मान रहे हैं? स्कॉट ने कहा लाला जी को टारगेट बना के इन पे हमला कर दो, ये अपने आप ना भाग जाएंगे। लाला जी के ऊपर टारगेट बनाते हुए इन सब के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, और उस लाठी चार्ज में लाला जी को जानबूझ के इतनी लाठियां मारी गई, क्योंकि एज्ड थे तो अब लाठियां कहीं भी सिर पे पड़ रही हैं बार बार, तो आदमी जो है सबसे ज्यादा सिर सेंसिटिव होता है, कहीं एक नस में से अगर मान लो ब्लड क्लॉट हो गया तो आदमी मरेगा ही मरेगा। लाला जी को इतनी लाठियां मारी गई, किसी तरह करके इन क्रांतिकारी बंधुओं ने बचा तो लिया, इन्होंने उनको घेर लिया, किसी तरह खींच लाए, लेकिन तब तक लाठियां इतनी ज्यादा पड़ गई थी सिर पे कि सिर के अंदर ब्लड क्लॉट कहीं कहीं बन गए, गांठ बन गई। और कुछ टाइम बाद जब सिर में अगर गांठ बन जाएंगे तो आदमी का मरना निश्चित है। कुछ दिन ये दुखी रहे, परेशान रहे, और अंदर ही अंदर जैसे शरीर में बेचैनी, तब कोई ऐसे एमआरआई और ये सिस्टम तो होते नहीं थे। फाइनली लाला जी की डेथ हो गई। ये नवंबर की घटना है सारी। इस डेथ पे आपके देश में जो वो 2 बटे हुए थे ना, कौन कौन थे वो? गांधी को अगर मैं एक शब्द में लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ? कांग्रेस। एक कांग्रेस और एक ये क्रांतिकारियों की संस्था। अब लाला जी किसी एक पार्टी के आदमी नहीं है। याद करो, लाला लाजपत राय ने पुराने टाइम में कांग्रेस में भी रोल प्ले किया है। लाला जी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं 1920 में। तो लाला जी को आप ये नहीं कह सकते कि बस ये नेशनल कॉलेज के लड़कों के लीडर हैं, ये देश के लीडर हैं। लाला जी ने पूरे देश को लीड किया। लाला इकलौते हैं लाल बाल पाल में से जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। अगर कांग्रेस अपने अध्यक्ष की इतनी इज्जत भी नहीं कर सकती कि कांग्रेस के अध्यक्ष को लाठियां पड़ रही है और कांग्रेस कुछ नहीं बोली, तो फिर कांग्रेस कैसी संस्था थी? कांग्रेस ने कुछ भी नहीं बोला इनके लाठीचार्ज पे, कोई बयान जारी नहीं किया। 7-8-10 दिन बाद इनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई तो भी कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला, सिवाय ये कि हमें बड़ा दुख है कि लाला जी चल बसे। इस बात से ये लोग चिढ़ गए कि ये सिर्फ हमारे लीडर थोड़ी, हमारा तो चलो टीचर था, ये हमारा गुरु था, जिस कॉलेज में हम पढ़े उसमें ये इसने वो नींव रखी थी, लेकिन ये पूरे देश का भी तो लीडर था। क्या देश को, कांग्रेस को कुछ नहीं करना चाहिए? कांग्रेस को कम से कम सरकार की बेइज्जती कर दे, भर्त्सना कर दे, कुछ इस तरह की बात तो करे, कुछ नहीं बोली। HSRA ने डिसाइड किया इनकी मौत का बदला हम लेंगे। अगर कांग्रेस बेशर्म है, कांग्रेस को शर्म ही नहीं आ रही है कि उसके एक अध्यक्ष को लाठियों से पीट पीट के मार डाला। जैसे किसी भी देश में ना आप अत्याचार भी करें तो भी जो लीडर होता है ना उसकी इज्जत रखनी होती है। ये कायदा कहता है कि जिसके पीछे इतनी बड़ी हुजूम है, पूरी जनता है, आप उसको इस तरह से मारपीट नहीं कर सकते। तुमने कभी सुना नेहरू को लाठियां पड़ी हो या गांधी जी ने बहुत लाठियां खाई हो? क्यों नहीं पड़ती थी लाठियां? क्योंकि बहुत बड़े लीडर्स थे, और लीडर को आपको हाथ नहीं लगाना होता। आप मार लो लाठियां, जो जनता इनके पीछे, उन पे आप लाठी चार्ज करो। लीडर की इज्जत रखनी पड़ती है, और लीडर पे ऐसे लाठी चार्ज नहीं किया जाता। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि देश का बड़ा लीडर कौन था? ये लाला लाजपत राय। लाठियों से पीट पीट के मार डाला और कोई कुछ नहीं बोला। HSRA के भगत सिंह ने कहा ये हमारी बेइज्जती है भारत की, कांग्रेस माने ना माने, हमारे लिए ये पूरे भारत की बेइज्जती है और हम इसका बदला लेंगे। और इसीलिए भगत सिंह, जो कि स्कॉट का चेहरा नहीं जानता था कि कौन है यहाँ का मुखिया इस पूरे प्रशासन का, उसने कहा मैं स्कॉट का मर्डर कर दूंगा, मैं स्कॉट को मारूंगा। ये मैसेज देना बहुत जरूरी है अंग्रेजों को, गोरों को, कि अगर हमारे लीडर्स की तरफ तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो तुम्हें कोई ना कोई जरूर मार देगा। लाठी चार्ज करना जनता पे करो, लीडर पे कैसे हाथ लगाया? भगत सिंह ने स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, और भगत सिंह ने कहा कि मुझे इसमें 2-3 आदमी चाहिए। आजाद ने कहा मैं कवर दूंगा, भी पुलिस तुम्हें जब मारोगे तुम भागोगे, तुम्हारे पीछे भागेगी, मैं बचाऊंगा। स्कॉट की शक्ल जानता था एक आदमी, उसने कहा मैं पहचान करा दूंगा स्कॉट कौन है। तो इस टाइम पर स्कॉट जो था, जो उस टाइम पे सुपरिटेंडेंट था, ये ऐसे इसका दफ्तर था, मान लो ऐसे दफ्तर की बिल्डिंग थी, यहाँ रोड चलता था। यहाँ वो आदमी जानबूझ के पुलिस थाने के बाहर आके एक आदमी अपनी साइकिल लेके खड़ी करके कि खराब हो गई है, ऐसे चलता हुआ आया और खराब होने की एक्टिंग करके वहीं बैठ गया और साइकिल की चेन चढ़ाने लग गया कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ आ गई है। ये पता था, रोज रेकी कर रखी थी किस टाइम स्कॉट निकलता है, किस टाइम जाएगा। बाइक पे चलता था वो। अब स्कॉट अपने दफ्तर से निकला, यहाँ से चलने का पूरा रास्ता है, स्कॉट यहाँ किसी कमरे में से निकला और यहाँ से चलता हुआ आ रहा था। इसने देख लिया, जैसे थोड़ा ये इस तरफ मान लो यहाँ था, इसने देख लिया कि स्कॉट अपने कमरे से निकल लिया, वो बाहर आएगा, बाहर यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी होती थी, इसको लेके वो जाएगा। तो इसने जैसे ही देखा स्कॉट निकला, इसने इशारा कर दिया। भगत सिंह यहीं एक पेड़ के पास छिपा हुआ था, ऐसे कहीं पेड़ों के पास छिपे रहते थे। नॉर्मल कपड़ों में किसी को क्या पता है आतंकवादी या क्रांतिकारी क्या है, तो अपना नॉर्मल सा एक लड़का बन के यहीं छिपे, 2 लड़के थे ये। अब इसने साइकिल के वहां जानबूझ के एक रुमाल ऐसे उठा कर गिरा दिया। वो मैसेज था कि अब स्कॉट बाहर आने वाला है। तो जैसे वो रुमाल गिरा, भगत सिंह की नजर ही रुमाल पे थी। वो रुमाल गिरते ही भगत सिंह एक्टिव हो गया कि जो सबसे पहले आएगा मुझे वो मारना है, क्योंकि वही स्कॉट है। वो यहाँ से गुजर रहा था, यहाँ भी कमरे थे। इसकी किस्मत देखो, इससे पहले इस कमरे से एक और आदमी निकल आया। अब निकलने वाला जो आदमी था बाहर, वो पीछे हो गया और उसके आगे दूसरा आदमी बाहर आ गया। ये जो बाहर निकल कर आया, ये सॉन्डर्स है।
क्या नाम है इसका? और जो मारना था वो था स्कॉट। तो स्कॉट की मौत नहीं आई थी, सैंडर्स की आई थी। सैंडर्स सामने आ गया। भगत सिंह नहीं जानता कौन स्कॉट कौन सा, सब एक जैसे थे, उसने फेस से नहीं पहचाना। अब ये सैंडर्स इतनी कम दूरी है कि ये भगत सिंह को मैसेज नहीं दे सकता कि सैंडर्स आ गया और स्कॉट पीछे, क्योंकि भाग के जाएगा तो पुलिस वालों को शक हो जाएगा ना, पुलिस एक्टिव थी। तो अब इसने सोचा चलो जो होगा सो होगा, अपनी साइकिल लेके चला गया कि चलो जो मारा जाए मारा जाए। अब स्कॉट सामने आ गया, ये सैंडर्स सामने आ गया। जैसे ही बाहर बाइक के पास पहुंचा, तुरंत से पेड़ के बाहर से निकला और इसने तुरंत शूट कर दिया। वो शूट करते करते एकदम अंदर से पुलिस वाले भागे आए, तो उसको एक को मार के ये भागा, और उसको ये जो पुलिस वाले इसके पीछे भागे, इनको कवर देने के लिए भगत सिंह को ये बीच में आ गए आजाद। और उन्होंने कहा मरना है तो मर ले, वरना पकड़ा नहीं जाएगा लड़का। तो एक को शूट किया, वो बाकी भाग गए वापस। अपनी तो सबको जान प्यारी होती है। फाइनली ये सैंडर्स को मार के और भागने में कामयाब रहे। शाम होते होते हर जगह खबर फैल गई, सैंडर्स मार दिया, सैंडर्स मार दिया। तो क्या होगा? ये पता है कि किसी 6 फीट के लंबे लड़के ने मारा है, पंजाबी जैसा है, और इस तरह का अलग से उसकी पर्सनैलिटी को पूरा ब्यौरा दे दिया। देखा तो था ही लोगों ने भागते हुए। फाइनली शाम होते होते पूरे लाहौर में ये खबर फैल गई कि इस तरह का एक लड़का है पंजाब साइड का, उसने सैंडर्स का मर्डर किया। और पुलिस चप्पे चप्पे पे एक्टिव हो गई। ये पता था भागने का एक ही रास्ता है इलाके से निकलने का, रेल में बैठ के जाएगा, क्योंकि उस टाइम ये तो था नहीं कि गाड़ी से भाग जाएगा। तो रेल में हर जगह पर जहां जहां रेलवे स्टेशन थे लाहौर में, वहां पुलिस मुस्तैद हो गई और इसको चकमा देते हुए बहुत आसानी से ये चला गया। ये यहां से निकल के लाहौर से और कलकत्ता आ गया। पुलिस कुछ नहीं कर पाई। लाहौर से कलकत्ता तुम देखो, पाकिस्तान से उठ के और दिल्ली के, ये इंडिया के किस हिस्से पे पहुंच गया, कुछ भी नहीं कर पाई पुलिस। इससे एक चीज क्लियर हुई कि अगर अपनी पे आए तो क्रांतिकारी कुछ भी कर सकते हैं, और ये इतना बड़ा जाल बिछा के बैठे होंगे लेकिन ये पकड़ नहीं पाए। 1928 की घटना है ये जो तुम्हें बताई, 1929। अब ये क्रांतिकारी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे और इन्हें फील होगा कि कांग्रेस वो नहीं कर रही जो कांग्रेस को करना चाहिए। तो ये कहेंगे अंग्रेजों को सुनाने के लिए बम के धमाके की जरूरत है। ये सुना भी होगा आप लोगों ने। तो इन्होंने क्या किया, भगत सिंह और इसके साथ एक और लड़का, क्या नाम था उसका? बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों प्लान करेंगे, पूरी इनकी HSRA कि भाई हम जाएंगे और हम जो सेंट्रल असेंबली है ना, जहां ये अंग्रेज बैठ के अपने प्लानिंग्स करते हैं, 2 बहुत खराब नियम लाने वाले थे, ये रूल बनाने वाले थे। उन रूल्स का नुकसान भारतीय लोगों को था, तो इन्होंने कहा भाई ये रूल पास नहीं होने चाहिए, ये बनने नहीं चाहिए। तो HSRA के ये दोनों लड़के केंद्रीय असेंबली में पहुंचे, और असेंबली में ना कोई भी जाके नीचे क्या हो रहा है, ऊपर ऐसे गैलरी थी, पढ़े लिखे टाइप के लोग वहां बैठ के सुनते थे कि क्या हो रहा है। अब ये यहाँ बैठ गए, और सबको पता है 1929 में जैसे ही वो बिल पास करने की बातचीत थी, इनमें से एक ने उठ के खाली जो जगह पड़ी थी यहाँ बम फेंक दिया। बम का धमाका हुआ सेंट्रल हॉल में, जैसे हम बैठे हैं, और इसके एक कोने में, तो भगदड़ मच गई। ये यहाँ से चाहते तो भाग जाते, लेकिन ये दोनों लड़के वहाँ कागज फेंकते रहे और बोलते रहे, पर्चे थे वो कि हमारा क्या टारगेट, हम क्या करेंगे, और क्या बोलते रहे कि लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन, भाई क्रांति अमर रहे। तो लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन लगातार चिल्लाते रहे, और ये सब अपनी भगदड़ मच रही, सब अपनी जान बचा रहे हैं। थोड़ी देर में पुलिस वाले एक्टिव हुए और आके उन्होंने पकड़ लिया। ये जानबूझ के अपनी गिरफ्तारी करवाई थी भगत सिंह ने। गिरफ्तारी से बच सकते थे, भाग जाते यहाँ से, पहले भी तो भागे हुए हैं, लेकिन ये कहा कि नहीं हम गिरफ्तार होना चाहते हैं। गिरफ्तार क्यों होना चाहते हैं? ताकि हम इंडियंस को ये बताएं हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा, हम शांति से तरीके से काम करें, कोई मान ही नहीं रहा। हमें अंग्रेजों की, जब हम लोग बंदिश में होंगे ना जेलों में, और हमारे ऊपर मुकदमे चलेंगे, तब हम अपना मैसेज भारत के लोगों को देंगे, अखबारों में छपेगा, वरना हमें कौन अखबार में छापेगा। 1929 के इस बम धमाके के कारण, इस गिरफ्तारी के कारण भगत सिंह न्यूज में आ गए कि भाई ये कोई लड़का है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने बम फेंका है। तो हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, पूछा भाई क्यों फेंका बम बताओ, तो अखबार में एक कोने में छाप दिया गया कि ये HSRA संस्था के मेंबर हैं और ये देश की आजादी के लिए इस तरीके से प्लान बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को उनकी विचारधारा पता चली कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या। अब इन लोगों ने 1929 के बाद बहुत सारे काम किए। आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी होगी ना, कैसे इन्होंने जेल में भूख हड़ताल की, अच्छे कपड़ों की डिमांड की, अखबारों की डिमांड की, भाई पढ़ने का मौका हमें भी तो दो। ये सारे काम किए। ऐसा करते करते क्या हुआ, ये रोज न्यूज में आने लग गए, भगत सिंह की विचारधारा, भगत सिंह ऐसा, देश के लिए ऐसा, राष्ट्रवाद ये, देशभक्ति ये। तो बहुत सारे लोग पढ़ पढ़ के लगता लोगों को कि यार गांधी अकेला नहीं है, और गांधी के विचारों से ज्यादा एडवांस लेवल के विचार किसके हैं। तो धीरे धीरे लोगों का झुकाव भगत सिंह की तरफ हो गया। अब गांधी फील करने लग गए, इनफैक्ट कांग्रेस फील करने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरे भारत का यंग जो क्राउड है, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत युवा होता है, युवा जिस तरफ झुकेगा ना देश वैसा ही चलेगा। अब युवा किसकी तरफ झुकने लग गया था, इस बात से कांग्रेस को जलन होगी, ईर्ष्या होगी, ह्यूमन टेंडेंसी है, दूसरा आगे बढ़ेगा तो पहले वाले को चिढ़ होगी। और इसीलिए देखो 1929 में ये कांग्रेस एक प्रस्ताव लाएगी, और क्या शब्द यूज करेगी, ये दिखाएंगे देखो हम भी कम नहीं है, हमें भी देश की आजादी की चिंता है, और हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। तो जहां वो बम फेंक के लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो ये बहरे लोग हैं, इन पे बम धमाके के बिना काम चलेगा नहीं, वहां ये भी नया शब्द लाए, पूर्ण स्वराज। 7-8 साल से चुपचाप बैठे थे ना, कुछ नहीं कर रहे थे, अब कौन सा शब्द ले आए, ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ से वापस इस तरफ आ जाए। पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा था और लोगों को अच्छा भी लगा। 1930 में गांधी ने एक और बड़ा विचार दिया। गांधी ने क्या कहा, हम सब मिलके एक नया आंदोलन चलाएंगे। क्या नाम दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी ने कहा हम विद ड्यू रिस्पेक्ट, अंग्रेजों तुम्हारी इज्जत करते हैं लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो ऐसा कैसे करोगे, ऐसा करेंगे ऐसे काम करके जो तुमने मना कर रखे हैं कि नहीं करने, और वो इलीगली मना कर रखे हैं क्योंकि उनको करने से किसी का नुकसान नहीं, फायदा है। एक छोटा सा एग्जांपल, गांधी ने कहा पूरे भारत में नमक पे लोगों को क्या देना पड़ता है, नमक एक फ्री की बनने वाली चीज थी तब, अब तो खैर बनता ही भैया 10-12-15 का पैकेट आता होगा, मुझे नहीं पता, हो सकता 20-30 का भी हो। कितने का आता है, 20 का, 20 रुपए का, तब ये फ्री, अब भी फ्री बराबर ही है अगर सरकार चाहे तो। इसको बनाते कैसे थे देखो जरा एक बार, आपके देश का जो ये वाली बेल्ट है ना, ये इस पूरी में खारा पानी बहुतायत में, बहुत खारा पानी है, कौन सी क्या है यहाँ पर, अरब सागर।
अरब सागर खारा है ना, बिल्कुल खारा। इस अरब सागर के पानी को इस इलाके में कहीं भी घुसा के ऐसे देखो खेतों में क्यारियां बना लेते हैं। पानी भर दिया इसमें, इस पानी में ऐसे ऐसे बनी होती है ये। पानी भर दिया तो नेचुरल तरीका पानी अपने आप उड़ जाएगा, इवेपोरेशन होगा, पानी उड़ेगा तो उसमें जो नमक है उसके कण कहीं 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 बहुत हल्के हल्के, फिर दोबारा इसी में पानी भर देंगे, फिर पानी उड़ेगा, फिर और कण बच जाएंगे, क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फिर पानी भर देंगे, फिर ऐसे 1 2 3 महीने, बहुत गर्मी का इलाका है पूरी बेल्ट, तो यहाँ पानी उड़ता रहेगा और नमक ऐसे ढेर ऊपर की तरफ परत पे परत, फिर उनको उठा के और भर लिया जाएगा। एक दूसरा तरीका है, पानी को किसी बर्तन में उबाल लो और ये खारा पानी इतना ज्यादा खारा है कि इसमें उबाल के भी नमक की क्वांटिटी बहुत बच जाती है। कई तरीके हैं नेचुरल, इनमें कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन अंग्रेज सरकार कहती थी इस नमक को सिर्फ हम बनाएंगे, यानी कौन बनाएंगे? अंग्रेज। और तुम इंडियंस नमक नहीं बनाओगे और नमक तुम्हें खरीदना पड़ेगा, और खरीदोगे तो हर एक पैकेट पर क्या लगेगा? जो फ्री की चीज है उसको भी क्यों टैक्स में दे रहे हो, और वो चीज जो कि कोई भी बना सकता है तुम क्यों बनाओगे अकेले? तो ये गलत तरीका था। महात्मा गांधी ने कहा ये गलत है और हम इसी को सबसे पहले तोड़वाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा सबसे पहले नमक सत्याग्रह होगा, यानी नमक हम बनाएंगे। और गांधी ने पूरा प्लान किया, एक लिस्ट बनाई 78 लोगों की, एक खुद गांधी और 78 बाय नेम, इसमें औरत भी हैं आदमी भी हैं, एक अंग्रेज एक अमेरिकी भी था वेब मिलर। हम सब इकट्ठे चलेंगे और हम 12 मार्च से चलना स्टार्ट करेंगे। रोज चलेंगे 10 मील सुबह। देखो मार्च का महीना होता है, हल्की हल्की गर्मी आने लग जाती है, तो 10 मील चलना, 5 मील सुबह चलेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, आराम करेंगे, कहीं गांव में कहीं भी ठहरेंगे, फिर 5 मील शाम को चलेंगे। जैसे लोग कांवड़ लेने नहीं जाते भाई, इतना डिस्टेंस कवर करना है, ऐसे ऐसा 10 मील चलते चलते कितने दिन चलेंगे? 24 दिन तक। तो कितने मील हो जाएंगे? 240, मल्टीप्लाई कर दो। 12 मार्च से आ जाएगा 5 अप्रैल, अगर इनको गिनोगे ना तो 24 दिन निकल के आ जाएंगे। 5 अप्रैल की शाम को हमारी यात्रा पूरी होगी। और ये यात्रा जो हमने स्टार्ट की है अपने आश्रम से, महात्मा गांधी ने 1915 में आते ही एक आश्रम बनाया था। कौन सा आश्रम था ये? साबरमती। इसको सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं। गांधी ने यहाँ सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया था लोगों को, तो गांधी ने कहा यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे साबरमती आश्रम से 12 मार्च को, और जिन लोगों के नाम है ये पीछे पीछे चलेंगे, और चलते 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 फाइनली 24 दिन बाद हम पहुंच जाएंगे दांडी। इसी को कहते हैं दांडी। और आज की डेट में ये नवसारी जिले का पार्ट है, नवसारी जिला गुजरात का। यहाँ पहुंचने के बाद 240 मील हम चल चुके होंगे, और अगर इसको किलोमीटर में कहें तो 390 किलोमीटर, 390 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके फाइनली हम पहुंच जाएंगे दांडी। इस बीच में जितने भारत के लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, दक्षिण भारत, जिसको जहां से आना है बेशक आ जाओ, सबके लिए यात्रा खुली है। स्टार्टिंग कितने लोगों से हुई है? लेकिन रास्ते में इन 24 दिनों में अखबारों में रोज आया आज महात्मा गांधी का पड़ाव फलां गांव में है, तो लोगों ने क्या किया, अलग अलग हिस्सों से अपनी बसों में बैठे, रेलों में बैठे, और जहां गांधी का पड़ाव है वहां पहले ही जाके खड़े हो गए। कल गांधी जी यहाँ आएंगे तो 500-700 लोग पहले ही खड़े हुए हैं, गांधी के पीछे पीछे वो भी ऐड हो गए, फिर आगे गए तो यहाँ 700-800 लोग फिर ऐड हो गए, और ऐसा करते करते हजारों लोगों का हुजूम पहुंचा दांडी नाम की जगह। जब चले तो कितनों को साथ लेके चले थे? 78। और अब जब पहुंचे तो गिनती नहीं है, इतना बड़ा हुजूम। रात में वहीं ठहरे, वहीं गांव के लोग, जिस गांव में पड़ाव होता था ना, वो खुशी खुशी खाने का इंतजाम करते, क्योंकि ऐसे टाइम में सब एक हो जाते हैं, और गांधी तो वैसे भी मास लीडर थे। यहाँ फाइनली जाके महात्मा गांधी जब रात में रुके, हजारों की भीड़ थी, और गांधी ने कहा कल का मतलब अगले दिन। कौन सा अप्रैल आ गया? 6 अप्रैल 1930 में सुबह 6:30 बजे उठ के महात्मा गांधी ने मुट्ठी में नमक उठाया और कहा आज नमक आंदोलन को मैंने शुरू कर दिया, नमक कानून तोड़ दिया। पुलिस को गलत लगता है मुझे गिरफ्तार करे, पर अब पूरा भारत ऐसा करेगा। और सिर्फ इतना नहीं, महात्मा गांधी ने कहा ये तो एक स्टेप है, पहला लंबी यात्रा है, सबसे पहले हमने नमक कानून तोड़ा, अब इसके बाद हमारा अगला टारगेट होगा जो ये शराब की दुकानें अंग्रेज चला रहे हैं ना। अंग्रेज बहुत चालाक थे, भारत को ना अंदर से कमजोर किया। जितना यंग क्राउड था उन सबको शराब की लत लगा दी। अपने आप तो उनको अकल थी कि बॉडी को खराब करती है, बहुत लिमिट में शराब को पीना चाहिए, लेकिन हमारे इंडियंस तो आधे बेवकूफ भी तो थे। इनको शराब की ऐसी लत लगाई कि यूथ जो है ना गलत रास्ते पे दिया। जितनी चीजें नशे की थी वो इजीली अवेलेबल करा दी। किसी देश को खत्म करना हो तो कितना बढ़िया है कि शराब नशा ये आम जनता तक पहुंचा दो, आधे लोगों का ध्यान उससे आगे निकलेगा ही नहीं। अपने विकास के लिए इनसे बचना चाहिए ना, जो इनमें फंस गया। गांधी ने अंग्रेजों की ये चाल पहचानी और कहा जितनी शराब की दुकानें हैं इन सब पे धरने देंगे, तो क्योंकि इनसे सरकार को पैसा मिलता था। अब धरने देंगे तो आदमी नहीं जाएंगे, आदमी तो खुद ही पीने लग जाए, वहां जाके खिलाओ 2-4 हम ही अपना जो है पी लें बॉटल, तो कहा आदमी कोई नहीं जाएगा, इसमें औरतें जाएंगी, और औरतें जाएंगी तो अपने आप वो सीधे भी रहेंगे। औरतें जाके शराबबंदी पे धरने पे बैठेंगी, कोई शराब की दुकान में घुसेगा नहीं। तो औरतें भी एक्टिव हो गई इस आंदोलन में। कौन से आंदोलन में? इससे पहले औरतें घर तक सीमित थी, ये पहला बड़ा आंदोलन है जिसमें औरतें भी बड़े लेवल पे शरीक हुई और अपनी अपनी बेटियों को, बहनों को, माओं को सबने प्रमोट किया कि हाँ आजादी के लिए लड़ाई में लड़ना पड़े तो आप भी हमारे साथ चलो। और यहाँ जाके छोटी छोटी सारी गड़बड़ियों को गांधी जी ने समझा और सबके ऊपर लोगों को, जनता को खड़ा कर दिया। अब जब ये सब चल रहा है तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी भी तो कुछ कर रहे होंगे। क्रांतिकारी इस टाइम जेल में हैं और उनको खूब मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अत्याचार किए जा रहे हैं, और पुराने केसेस खुलवाए जा रहे हैं। और उन पुराने केसेस में निकल आया सैंडर्स हत्याकांड का केस, जो फिर से खुला, और उसमें किसका नाम पकड़ा गया? और अब ये प्रूव हो गया कि भगत सिंह ने ही सैंडर्स को मारा है, तो इनकी सजा कंफर्म हो गई। और जो किसी गोरे को मार देगा ना, तो ये मान के चलना गोरे को मारने वाला नहीं बचेगा, फांसी की सजा कंफर्म है। और इस टाइम जब आपका पूरा देश गांधी जी के सविनय अवज्ञा और इन सब में चल रहा है, उस टाइम वहां पे आ गया कि भगत सिंह और इसके 2 दोस्त राजगुरु और सुखदेव, जो कि सैंडर्स हत्याकांड में लाहौर षड्यंत्र केस नाम था इसका, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, क्योंकि लाहौर में मारा था ना, इसमें फंस गए और इनको फांसी की सजा। तो एक तरफ जनता का सारा ध्यान है गांधी जी के कौन से आंदोलन में, दूसरी तरफ अंग्रेजों ने इनकी फांसी मुकर्रर कर दी। अब आम जनता
असमंजस में हैं। सबने अपना लीडर किसको मान रखा है? गांधी को। और सबको लग रहा है कि गांधी कुछ भी कर सकते हैं, गांधी भगवान है। लोगों ने मान लिया गांधी कुछ भी कर सकते हैं। बाय चांस देखो गांधी का ये आंदोलन बहुत बढ़िया रिजल्ट दे गया। 1930 बहुत ही बढ़िया गुजरा, हर तरफ महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। इस गांधी के आंदोलन से अंग्रेजों को थोड़ा इनसिक्योर फील हुआ और उन लोगों ने लंदन में एक बड़ी बैठक रखी। इस बैठक को नाम दिया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन। अंग्रेजों के पास एक गोल मेज थी बहुत बड़ी, इसके चारों तरफ बैठ के ये बातचीत करते थे। तो आरटीसी में कहा गांधी को बुला लो, गांधी आजकल बहुत बड़ा मास लीडर बन गया, कहीं कल को हमें नुकसान पहुंचाए। आरटीसी में न्योता मिला गांधी को लंदन आने का। गांधी ने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कौन सा आंदोलन चलाता रहूंगा। फर्स्ट आरटीसी में आपके देश के 89 लोग गए, गांधी नहीं गए। अंग्रेजों ने कहा गांधी एक आ जाता, ये ना आते सारे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक नहीं आया ना, ये सब बर्बाद है। और फर्स्ट आरटीसी फेल निकली। अब वहां से एक दबाव आया लंदन से, महारानी ब्रिटेन का और बाकी बड़े अफसरों का, कि इंडिया कौन संभाल रहा है। तो इंडिया उस टाइम संभाल रहा था इरविन। इरविन जिसका नाम, जिसके आगे लॉर्ड तो लिखते ही हैं अपने नाम के आगे, लॉर्ड इरविन। इरविन को वहां से मैसेज मिला कि कुछ भी कहो सुनो, कैसे ही लालच दो, किसी भी कंडीशन पे गांधी को आरटीसी सेकंड में तुम्हें भेजना है। ये आरटीसी करनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि गांधी नहीं आया, वरना एक आरटीसी बहुत थी। आरटीसी सेकंड फर्स्ट के फेलियर के कारण करनी पड़ी। अब इरविन के ऊपर दबाव है और कुछ भी करके इरविन को, किसको राजी करना है? गांधी जी को उन्होंने बुलाया। गांधी जी दिल्ली आए, तब गांधी जी गुजरात मुंबई की तरफ थे, दिल्ली आए। और दिल्ली में जब गांधी जी रेलवे स्टेशन पे उतरे तो एक बहुत बड़ी भीड़ गांधी जी से मिली और वो सब हाथ जोड़ के कहते हैं कि गांधी जी आप जा रहे हो इरविन के पास, और इरविन है देश का वायसराय, आपके हाथ में इतनी ताकत है इस टाइम कि जैसा आप कहोगे ना इरविन मानेगा, क्योंकि इरविन के ऊपर है दबाव बाहर से। इरविन को महारानी ब्रिटेन ने कहा कुछ भी करना है, चाहे कुछ करना पड़े, किसको भेजना है, तो वो हर कंडीशन को मानेगा। आप उससे मिलने जा रहे हो, समझौता करने जा रहे हो या बातचीत करने, आप सिर्फ एक बात पे अड़े रहना कि जब तक तुम लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को नहीं टालोगे मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये कौन कह रही है? गांधी जी से एक बड़ी भीड़। गांधी जी ने कहा कि जो सही होगा, उचित होगा, मैं करूंगा। ये नहीं कहा कि मैं हाँ ये करूंगा, ये कह के गांधी जी चले गए। इरविन और गांधी की कई घंटे मीटिंग चली, कई घंटे। उस मीटिंग में गांधी जी की बहुत सारी बातें इरविन ने मान ली। जैसे इरविन ने कह दिया कि ठीक है, आप जिन बंदियों को छुड़ाना चाहते हैं, जो बंदी हैं हमारे पास, भाई युद्ध, ये जो अपना जो जेल में भरे पड़े हैं ना, इन सबको हम छोड़ देंगे, लेकिन उनको नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने गोरों का मर्डर किया है। और भगत सिंह ने किसका मर्डर कर रखा था? सैंडर्स तो गोरा ही तो था। तो ये स्पष्ट ये था कि सबको रिहा कर देंगे लेकिन भगत सिंह को नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांधी ने उस तरीके से बात ही नहीं रखी कि भगत सिंह बच सके। अब ये भगवान ही जानता है, क्योंकि उस कैबिन में सिर्फ 2 ही आदमी थे, तीसरा कोई प्रेजेंट नहीं था, या तो इरविन था या गांधी थे। गांधी का कहना है कि मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि गांधी अगर कोशिश करते तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इरविन इस बात को मना कर देता, क्योंकि इरविन अपनी मर्जी से समझौता नहीं कर रहा। इरविन के ऊपर तो बाहर की महारानी का दबाव है। और अगर गांधी अड़ जाते कि मैं सभी ने अवज्ञा आंदोलन रोक के आरटीसी में हिस्सा तब लूंगा जब भगत सिंह को, ठीक है तुम्हें लगता है इसने मर्डर किया, गलत किया, मैं भी मानता हूं गलत किया, लेकिन फांसी को तुम इसकी आजीवन कारावास बना दो, पूरे जीवन इसको जेल में रख लो, क्योंकि पूरा जीवन है ही कितना, 31 में तो फांसी पे चढ़ाया, 47 में आजाद हो गए। अगर आजीवन कारावास भी देते तो आजादी के टाइम देश में बैठा होता। इतनी कोई बड़ी उम्र का आदमी थोड़ी था ये कि भाई आजीवन में मर ही जाता। ये 50 के भी मुश्किल पकड़ता तब तक। लेकिन महात्मा गांधी ने, ये तो देखो भगवान ही जानता है, कोशिश भी शायद की या नहीं की, लेकिन गांधी जी का इतिहास में एक धब्बा है ये कि गांधी जी बचा सकते थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, और वो रिहा ना करते, कोई रिहा नहीं करता, लेकिन उनकी फांसी की सजा को कम करवाने की पावर गांधी जी के पास जरूर थी। गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट थी और गांधी जब इनके दफ्तरों में आते थे ना तो ये खड़े होकर गांधी जी का स्वागत करते थे कि भाई गांधी आया। गांधी देश का सबसे बड़ा लीडर था और गांधी पे कभी किसी ने सोचा नहीं कि लाठी चार्ज कर दें या गांधी के कॉलर तक कोई पकड़ पाए। गांधी बहुत बड़ी हस्ती था, लोगों के दिमाग में गांधी की एक अलग इमेज थी। भगत सिंह का जो पार्ट है ना, ये एक नेगेटिव धब्बा है गांधी के जीवन पर और जिसको हमेशा इतिहास दोहराता रहेगा। और जब गांधी जी भगत सिंह के मरने के बाद, फांसी पे झूलने के बाद कराची अधिवेशन के लिए गए थे ना 1931 में, मार्च के बाद अप्रैल में हुआ था शायद वो, तो कहते हैं एक बहुत बड़ी भीड़ आके कराची में इकट्ठी हुई थी और उन लोगों ने महात्मा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे और कहा था गांधी को कि गांधी तुमसे इतिहास हमेशा पूछेगा कि जब तुम इतने पावरफुल थे, तुम मास लीडर थे, तो क्या तुम भगत सिंह को बचाने में सक्षम नहीं थे, या तुमने जानबूझ के भगत सिंह को नहीं बचाया क्योंकि हो सकता है कि आने वाला दौर गांधी का ना होके भगत सिंह का होता। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलो कल इस पे बातचीत करेंगे। कल नहीं, अच्छा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कल तो मेरे ख्याल छुट्टी रहेगी, पर परिमल सर से कंफर्म करके बताएंगे। वो आप लोगों के ना थोड़ा सा टाइमिंग्स में चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो कोरोना फैल रहा है ना, सरकार भी चाहती है कि भाई अगर बुला ही रहे हैं पढ़ाने के लिए, थोड़ा चेंज कर दिया जाए। तो आपके टाइमिंग्स में अब 2 टाइमिंग्स करेंगे, एक 8 से 11 का, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। अब कुछ दिन जब तक स्ट्रिक्टनेस है ना, तब तक 3 ही क्लासेस लगेंगी, 3 घंटे की। और एक टाइम हम रखेंगे दूसरी तरफ में 12 बजे का, नहीं 11 बजे का, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2। ये इस टाइम पे न्यू जनरल बैच को बुलाया जाएगा और इस टाइम ओल्ड जनरल बैच को। थोड़े दिन ऐसा चलाना पड़ेगा क्योंकि सरकार जो है वो कह रही है भाई थोड़ा एहतियात तो बरतना पड़ेगा। तो आपको मंडे को आप लोगों को 8 बजे पहुंचना है। ऐसा ना हो आधे सोते हुए 10 बजे आए फिर एक ही क्लास लेकर चले जाए, ऐसे भी तो महानुभाव 10 बजे आ रहे हैं। चलो।
गुड मॉर्निंग भाई। नॉन वर्बल शुरू कर दी थी हमने, है ना। पेपर में मैंने कहा था लगभग 1/4 पार्ट, लगभग ये मान के चलो कि 8 से 10 नंबर की, यदि टोटल 50 की है तो नॉन वर्बल आती हूँ। ठीक है बड़ी आसान, एक बार सीखनी है, फिर ज़्यादा इतनी नहीं सीखनी पड़ेगी आपको। A to Z मैंने बताया था आपको। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको एक बार पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, ध्यान देना सभी। सवाल क्या पूछा गया 2019 में पेपर में क्वेश्चन आया कि A से लेकर Z तक, क्या था सवाल? बातों को थोड़ा विराम दें, थोड़ा बोर्ड पे भी ध्यान दें। A से लेकर Z तक अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण ऐसे हैं, कितने लेटर ऐसे हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब चेंज नहीं होता? सवाल दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ऑप्शन डाल रखे थे ऐसे। A से लेकर Z तक, A से लेकर अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने वर्ण हैं जिनकी मिरर इमेज, जिनका दर्पण प्रतिबिंब चेंज नहीं होता? ठीक है, ऑप्शन लिख दिए थे 9, 11, 10, 8। सवाल आया सबकी समझ में? दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, एक नंबर का सवाल था सीधा। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने वर्ण हैं A to Z कि उनके दर्पण प्रतिबिंब, उनकी मिरर इमेज चेंज नहीं होती? कितने हैं? 10, 9, 8, 11, 12। ए की चेंज नहीं होती, ध्यान देना सारे। बी बदलता है, सी भी बदलता है, डी, ई, एफ, जी, इसके बाद क्या आया? एच। ये वो लेटर हैं जो सिमेट्री में, यानी कि जिनको बीच से कट कर दे तो राइट और लेफ्ट बराबर रहेगा, वो सेम रहेंगे, वो चेंज। अब जिसने यहां सीख लिया वो पेपर में नहीं करेगा, नहीं तो पेपर में बना बना के देखते हैं, देखो ए हाँ चेंज नहीं होता, बी तो बदल रहा, सी भी चेंज नहीं होता। इसके बाद लेटर हमारा आएगा आई, फिर जे, के, एल, एम, एम आया सेम है, ओ भी ऐसा ही है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स के बाद यदि वाई ऐसे बनता तो ये चेंज होता है, वाई ऐसे बनता है तो उसने कहा एक लाइन ऐसे लगाओ और इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, तो ये हमारा पोर्शन पास में है और ये हमारा क्या है? दूर है, सीधी लाइन है। मैंने कहा था दर्पण में भी उतना ही दूर और उतना ही पास रहेगा। यदि बात करें तो यहां से इतनी पास और यहां से इतना दूर, ये लाइन ऐसे बनेगी। जो लाइन ऐसे गई है वो लाइन इस तरह से बनेगी, क्लियर है? फिर कहता है ये लाइन इधर ऐसे बनती है तो ये लाइन इधर ऐसे बनेगी, तो ये चेंज होता है। जो वाई बनता है वो ऐसे बनता है, रीजनिंग में पहले वी बनेगा, क्या बनेगा पहले? और फिर इसके नीचे लाइन लगा देंगे, एक लाइन ऐसे लग जाएगी, ये वाई बनता है। और जो ये वाई है ये सिमेट्री में है, सममिति में है, बीच से इसको कट करेंगे, हम ऐसे कट करेंगे तो आधा इधर दोनों ही क्या होंगे? सेम होंगे। तो इसका आंसर रहेगा 11 ऐसे लेटर हैं जो चेंज नहीं होते। ऑप्शन में लिखा मिलेगा कि 9, 10, 11, 12 कौन सा है? ठीक है, तो आंसर क्या लिख रहेगा? बात समझ गए सभी? पेपर में आएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड, आगे चलते हैं। दूसरा सवाल पेपर में हो सकता है आपकी बार आपके सामने ये आ जाए कि A to Z, A से Z तक किसमें? वोटर इमेज में जल प्रतिबिंब में ऐसे कितने लेटर हैं जो चेंज नहीं होते? जल प्रतिबिंब में ऐसे कितने लेटर हैं जो चेंज नहीं होते? अब की बार पानी में पूछ लिया, पहली बार दर्पण में पूछा था तो कितने थे? 11। और अब पूछ रहा है बताओ पानी में भी ऐसे कितने? बताओ एक बार, देखो काउंट करो, नहीं तो पेपर में करने पड़ेंगे। करो एक बार काउंट जल्दी से। A to Z वोटर इमेज कितने लेटर की चेंज नहीं होती या सेम रहती है? बात दोनों ही बराबर हैं। वेरी गुड, एक नंबर का पेपर में पूछा गया सवाल है। कितने हैं ऐसे बताओ जल्दी से? 3, 4, 8, 5, 7, 9, 10। A to Z ऐसे कितने हैं जिनकी वोटर इमेज चेंज नहीं होती? C, D, E, H, I, K, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X। 8 ऐसे लेटर हैं जो चेंज नहीं होते। क्या होता है इसमें? कहता है कि इसमें भी सिमेट्री देखी जाती है। इसमें भी क्या देखी जाती है? ध्यान देना मेरी बात पर। वहां दर्पण इस तरह से रखा था, वहां दर्पण इसके पैरेलल में था,
वहां पर दर्पण ऐसे रखा था, तो हम इस लेटर को ऐसे कट कर रहे थे, इस तरह से काट रहे थे बीच से। और यहाँ पर दर्पण कैसे रखा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, वोटर जो है हॉरिजॉन्टल होता है। तो अब इसको ऐसे कट नहीं करना, अब इसको कैसे कट करेंगे, हॉरिजॉन्टल ही कट करेंगे। देखो इसको आप जरा बीच से कट करेंगे तो अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन सारे के सारे एक जैसे दिखेंगे। ई को कट कर लो, एक्स को कट कर लो, ओ को कर लो, के को कर लो, एच को कर लो, आई को कर लो। तो कितने लेटर है दर्पण में, कितने थे 11, जल में कितने हैं 8। क्लियर है सबको, लास्ट वालों को भी। आप पेपर में जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर दे सकते हैं, वहां आपको टैली नहीं करना। जी बी जो है डियर, मैंने कल भी बताया था मेरे भाई कि ऊपर वाला ये सर्कल छोटा होता है, नीचे वाला सर्कल बड़ा काउंट होता है। बी को इस तरह से लिखा जाता है। यदि आप दोनों ही इक्वल पार्ट बनाते कि अपर पोर्शन भी सर्कल इतना ही है और लोअर भी इतना ही है, तो मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत होता। पर मैंने कल बी को बना के बताया था, बी जो काउंट होता है वो इस तरह से मिलेगा और बी यहाँ काउंट नहीं करना है। ये ओनली है क्या, के ऐसे नहीं होता, के को लिखा जाएगा तो के इक्वल ही होगा डियर, ये के और ये के ऐसे लिखा जाता है, बीच से दोनों ही बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ गए? कोई ऐसा बच्चा लास्ट वाली बातें क्यों कर रहा है? मैं कह रहा 1 नंबर का सवाल आएगा, तू कर रहा बातें कर रहा, वाला छोड़ 1 नंबर का क्या करेंगे, हमें तो 100 नंबर चाहिए हैं। एक एक करके ही तो 100 बनेंगे। तो ऐसे लेटर पूछता है जिनका दर्पण प्रतिबिंब चेंज नहीं होता, कितने हैं? ऐसे कितने लेटर हैं जिनके वोटर इमेज चेंज नहीं होती? एक और सवाल पूछ लेता है, कहता है कि ऐसे कितने लेटर हैं जो दर्पण में भी सेम रहते हैं। बात समझना, क्या कहा, जो दर्पण में भी सेम और जिनकी वोटर इमेज भी सेम रहती है। एक बार निकालो जल्दी से सभी, मेरा सवाल समझ गए? ऐसे कितने लेटर हैं जिनकी दर्पण और जल इमेज एक जैसी रहती है? ऐसा ही दर्पण में और ऐसा ही जल में। निकालो जल्दी से सारे, बनाओ दोबारा से, घर के लिए काम बता था, तुमने किया नहीं। ऐसे टोस नहीं करना, टोस कर रहे हैं 4 बिला जी, 2 बिला जी, पीटूंगा। टॉस नहीं करना, बना कर देखो। पहले के सारे ए वाले बनाओ, ए का बनेगा, ऐसे दर्पण पर बनाओ, ए फिर बी, ये उल्टा हो जाएगा, फिर सी, फिर डी, बनाओ ऐसे। एन भी बनेगा, जल्दबाजी नहीं, एस भी बनेगा, जेड भी बनेगा। कहाँ गुम हो तुम, पता ही नहीं। 4 खारमुशा का 4। एस चेंज नहीं होता, दोनों में सेम रहता है। एन चेंज नहीं होता, दोनों में सेम रहता है। जेड चेंज नहीं होता, दोनों में सेम रहता है। जल्दी से दोनों बनाओगे तब पता चलेगा। बनाओ जल्दी से सारे, वेरी गुड। जिस बच्चे को चाहिए मुझे 1 नंबर लेना है वो ऐसा करे, जिसको नहीं चाहिए, मुझे नंबर नहीं चाहिए, वो रहने दे। ओ मेरे भाई, सवाल समझ, ढक्कन खोल दिमाग का। जो दर्पण प्रतिबिंब में भी वैसा ही हो जैसा जल में दिखता है वो बताने हैं जो जल में भी वैसे ही दिखें और दर्पण में भी वैसे ही दिखें। ढक्कन खोलो, मोटा ढक्कन है बुद्धि का। सॉफ्ट दोनों बनाओगे तब पता चलेगा, फिर देखोगे। एन भी सेम रहता है दर्पण में जल में, एस भी सेम रहता है दर्पण में जल में, जेड भी सेम दिखा है मुझे तो। 7 8 है। बोर्ड पे देखना सभी, यही गड़बड़ है तुम्हारे साथ। घर पे प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस होती तो आप बता देते। मैंने 10-10 बार ये कहा था कि 10-10 बार लिखना। फेंक दी कॉपी, जाते ही पड़ी ये बैठ के नीचे, सुबह उठा के चल पड़ी। पहला लेटर क्या होता है, ठीक। बात करें यदि इसमें तो ऐसे बनेगा, बात करें वोटर में तो उल्टा बनेगा, नहीं काउंट होगा। बात आती है अगला लेटर हमारा क्या होता है, बी। ऐसा ही है, यहां पर बनाएंगे तो ऊपर वाला सर्कल बड़ा, नीचे छोटा। दर्पण बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये इधर चेंज हो गया, काउंट नहीं होगा। फिर हमने देखा लेटर कौन सा, सी। यहां बनाएंगे तो ऐसे होगा और वोटर इमेज ऐसे होगी, क्या एक जैसी है, नहीं काउंट करेंगे। फिर लेटर आता है हमारा डी। यदि ये काउंट करेंगे तो ऐसे और यहां पर तो ऐसे ही रहेगा। क्या ये दोनों सेम है? सवाल यही तो पूछा है। ऐसे कितने लेटर हैं जिनकी वोटर इमेज और जिनका मिरर इमेज दोनों सेम हो, दोनों बराबर, दोनों एक जैसे हो देखने पर। आगे आता है क्या, ई। ई को करेंगे तो यहां तो उल्टा रहेगा, यहां सेम रहेगा। क्या ये दोनों सेम हैं? ये दर्पण है, ये जल है, दोनों अलग अलग, सेम ढूंढने हैं। ओ भाई साहब देख इधर, एफ को देखते हैं तो एफ उल्टा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। यहां पर उलट ही जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, हिस्सा एफ बनेगा, तो ये भी सेम नहीं है। मेरी बात यहां तक समझ गए? अब आता है जी। जी को देखो क्या चेंज हो रहा है या सेम रहता है, ठीक है। ऐसे थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जी ये बना, क्लियर है। यहां जाते हैं तो जी ऐसे बनता है, क्लियर है। और यहां जाएंगे तो क्या होगा, जी नीचे की तरफ आएगा, इधर आएगा। क्या चेंज हो गया है?
हो गया ना चेंज। देखो ये इधर है, ये ऐसा एक जैसी आकृति नहीं है। फिर कौन आएगा हमारा एच, इधर लेंगे तो क्या होगा एच ही बनता है। और यहाँ पर देखेंगे तो क्या बनता है, पहला जो लेटर हमारा आया जो दर्पण में और जो जल में भी सेम रहता है, देखो यहाँ भी दोनों सेम है, ये बातें देखनी है। एक हो गया एच, आई भी बिल्कुल आप सही कह रही हूँ, आई भी सेम रहेगा, इधर भी क्लियर है, दो हो गए हैं। आगे चलते हैं, फिर कहता है जे, चेंज होता है जे। देखो ये इधर तो मेरे भाई ये इधर, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, इस तरह से आएगा, ये जे हो गया। तो यहाँ तक जे तक 10 तक हमारे कितने हो गए हैं, 2। एक हो गया एच और एक क्या होगा आई हो गया। जे भी हमने काउंट कर लिया, के भी बदलेगा, देखो एल भी बदलेगा, देखो एम भी बदलेगा, या बनाऊं बदलेगा, एन 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 एन। इसको इससे मिलाया, मैंने कहा ये पास ये दूर, ये कहा ये पास ये दूर, ऐसे बनेगा। मेरी बात ध्यान से समझना, जब जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो दोनों ही लाइनें ऐसे हैं, क्या ऐसे ही हैं, ये पास ये वाली दूर, ये पास ये दूर, क्या सेम है, काउंट होगा ना, यही तो पूछा। ऐसे कितने लेटर हैं ए टू जेड, ऐसे कितने वर्ण हैं जिनकी वोटर इमेज और जिनकी दर्पण मिरर इमेज चेंज नहीं होती। एन को काउंट करना पड़ेगा, ये भी ऐसा ही ये भी ऐसा ही, सेम टू सेम है, काउंट होंगे, ठीक है। एन के बाद क्या आ गया हमारा, वो तो सीधी सी बात होना ही होना है। पी तो चेंज होगा, क्यों भी चेंज होगा, पी तो चेंज होना है, पी तो चेंज होना, ऐसे इसका पैर नीचे सिर ऊपर, चेंज हो गया पी। पी के बाद क्यों, क्यों भी बदलेगा, क्यों के बाद आर भी बदलेगा, आर के बाद सेम रहेगा, एस क्या रहेगा, सेम रहे। ध्यान दो, हाफ कर दिया, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। उधर खुला हुआ है या सीधा सी है, उल्टा सी बनेगा, कैसा सी बनेगा, उल्टा बनेगा, इधर खुला हुआ। यहाँ देखो दूसरी तरफ खुला हुआ है तो ये उधर खुलेगा, ऐसे बनेगा, इस तरह से ऐसे बनेगा। यहाँ पर देखना जरा, जो पास में है वो पास में उल्टा सी है, पास में उल्टा सी, दूर सीधा सी है, दूर सीधा सी है, क्या सेम है, 4 हो चुके हैं, 4 हो चुके। कौन कौन सा, एच हो गया है, आई हो गया है, अच्छा एन हो गया है, ओ हो गया है, और अच्छा 5 हो गए हैं। वो तो गिनती आप कर रहे थे ना, मैं थोड़ी कर रहा था। कितने हो गए, 5, क्लियर है। टी बदलेगा, उल्टा हो जाएगा, टी पैर नीचे हो जाए, सिर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। टी के बाद यू उल्टा हो जाएगा, वी उल्टा हो जाएगा, डब्ल्यू उल्टा हो जाएगा, डब्ल्यू के बाद एक्स जो है मिस्टर एक्स नहीं बदलेगा, मिस्टर एक्स वही रहेगा, चाहे उसको ऐसे कट करो चाहे उसको ऐसे कट करो। हम एक्स को करेंगे तो ये भी ऐसे ही, और इसको कट करेंगे तो ये भी ऐसे ही। एक्स के बाद क्या है, वाई भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना, जब ऐसे है तो ये उल्टा हो जाएगा, पैर ऊपर सिर नीचे, वाई हो जाएगा, ठीक है, वहां सेम रहेगा। उसके बाद क्या गया, Z सेम रहेगा दोनों में, ध्यान से देखो, ये है हमारा Z, ये 2 लाइनें हमारी Z हैं, क्लियर है। और इसको इससे मिला दिया, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, ये पास और ये दूर, ये पास और यहाँ दूर मिला दो, ऐसा ही है। अब वोटर इमेज भी जरा, इसकी वोटर इमेज भी आप जरा देख लो एक बार, 2 लाइनें सीधी सी, ठीक है, ये पास में ये पास में, यहाँ दूर, इसको ऐसे मिलाएंगे, जरा देखना ये भी तो ऐसा ही है। आंसर क्या गया, क्लियर है बात। तो 3 सवाल यहां से बनते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पहला सवाल, दर्पण में कितने नहीं बदलते, 11, जल में कितने नहीं बदलते, और यदि दोनों में देखें जल और दर्पण में तो कितने हैं। किसको बात समझ में नहीं, बोलो, सबको आ गई, निकालो अपनी बुक। पहला सवाल देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पेज नंबर 13 पर तो ऐसे ही दिया गया, आप सीधा डायरेक्ट काट होना आंसर। पेज नंबर 17 लाइन नहीं बुक, अरे बुक ले लेते ना एक भाई। पेज नंबर 17 पर, ठीक है, उसने लिखा 6, 5, 4 को कैसे लिखा जाएगा। अच्छी बात यह है, यहां पर ध्यान देना, अच्छी बात यह है यहां पर कि ऑप्शन दिए रहते हैं A B C D, क्लियर है। अच्छी बात क्या है, ऑप्शन मिलते हैं। तो यहां पर एक बात देखना, अब से पहले जब वर्बल की या लॉजिकल रीजनिंग की ना, तो हम सही को चुनते थे। किसको चुनते थे, यहां ध्यान ये रखना, हम किसको चुनेंगे, गलत को बाहर करते रहेंगे, जो गलत है वो बाहर रहेगा, लास्ट में कौन बचेगा, सही बचेगा। दोबारा ध्यान दो, 2 तरह की रीजनिंग मैंने कहा था, एक वर्बल आती है, एक नॉन वर्बल। यहां पर हम हमेशा चुनते थे किसको, सही को, पहला लेटर मैच कर गया चल, इकाई कांक मैच कर गया चल, वही आंसर हो गया। यहां किसको ढूंढना है, गलत को बाहर करते रहे, चल भाई तू भी चल, लास्ट में कौन बचेगा, सही। आप कहेंगे गलत कैसे करेंगे, तो मैं कहता हूं देखो, पहले में उसने क्या लिखा, पहले में उसने लिख दिया है 9, इस तरह से 9 लिख दिया है। क्या इस 6 का 9 बनेगा, 6 का 9 बनेगा। 6 का बनाना है तो 6 का तो उल्टा 6 बनेगा ना, इस तरह से, ये थोड़ा बनेगा, ये तो उसने जल प्रतिबिंब बना दिया और पूछ रहा दर्पण। तो ए ऑप्शन देखते ही गलत हो गया, उसका पहला लेटर ऐसे दिया गया है, इस तरह से बना दिया उसने, ठीक है। फिर वो अगले में कहता है 4, 2, 5। सी ऑप्शन में उसने ऐसे लिख दिया, सी ऑप्शन में उसने ऐसे लिख दिया कि 4, फिर लिख दिया 5 और फिर लिख दिया 6। कह रहा क्या ये सही है, सी ऑप्शन में ऐसे लिख दिया, ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, क्या सही है ये। डी ऑप्शन में उसने ऐसे लिख दिया है 6, 5, 4, डी में ऐसे लिख दिया, क्या ये सही है,
तीन ऑप्शन गलत हो गए हैं, ए सी और डी गलत हो गया, बच क्या गया है, आंसर बी बनेगा। क्लियर है, आई बात समझ में? गलत को ढूंढ के बाहर निकाल देना है, सही अपने आप बचेगा। क्लियर बात? दो बातें और बता देता हूं इंपॉर्टेंट, बाकी तुम्हारा काम, इसमें मेरा इतना ज्यादा काम नहीं है, प्रैक्टिस आप लोगों का काम ज्यादा रहेगा, जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है? दो बातें और इंपॉर्टेंट है, ये बातें अपनी कॉपी पर, बुक पर लिख लिया आपने। दर्पण वाले जो चेंज नहीं होते, मिरर वाले चेंज नहीं होते, कितने हैं? वोटर वाले, जल वाले कितने, और दर्पण या जल वाले कितने? क्लियर बात? चलो वेरी गुड। एक और सवाल पेपर में दो तरह से इसमें पूछे जाते हैं, घड़ी के ऊपर। किसके ऊपर पूछे जाते हैं? कैसे पूछता है अभी मैं बताता हूं, आपकी बुक में क्वेश्चन डाला हुआ हूं। एक घड़ी में 4:45 मिनट है, कितना है? पेज छोड़ो, पेज घर पे देखना। एक घड़ी में कितना है? 4:45 है, तो दर्पण में समय क्या दिखाई देगा, मिरर में टाइम क्या दिखाई देगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घड़ी वाले का है और दर्पण से रिलेटेड है, तो ये पेपर में पूछा जाता है। सवाल समझ में आया? दोबारा देखो, एक घड़ी में 4:45 है, 4:45 है, वो कहता है कि दर्पण में, मिरर में टाइम क्या दिखाई देगा। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि वहां पर आप सुंदर सी ये घड़ी बनाएं जिसका डायल ग्रीन कलर का हो, पिंक में आप नेडल बनाए, यहां लिखेंगे आप 12, यहां क्या लिखेंगे 6, यहां क्या लिखेंगे 3, यहां 9, यहां 1 2 4 5, यही होती है। इस घड़ी में भूल जाना, कहीं 12 भी लिखा, कहीं 6 भी लिखा, कहीं 5 भी लिखा, कहीं 2 लिखा, क्योंकि यही चेंज होनी है, यही उधर जानी है, यही क्या होना है, उधर जानी। ऐसी ही सेम घड़ी जब दर्पण में देखेंगे तो ऐसी ही बन जाएगी ऐसी ही। यहाँ ऊपर वाला ये वाला पोर्शन यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा। जो ये वाली 3 वाली लाइन है ये उल्टी हो जाएगी, क्योंकि जो पास वो पास रहेगा, जो दूर होगा वो दूर होगा। ठीक है, यहाँ पास में क्या कौन था? 3, पास में कौन था? यहाँ कौन आ जाएगा उसकी जगह? 9 आ जाएगा, अब 3 नहीं रहेगा। मैंने इसीलिए तो नहीं लिखा, मैं यहाँ 3 लिख देता तो आप यहाँ कह सकते थे सर यहाँ भी तो 3 ही रहेगा। नहीं, इसमें नंबरिंग नहीं डालनी है, ये ऐसी घड़ी है क्योंकि दर्पण में देखनी है समय क्या दिखाई देगा, तो केवल यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं, हमें पता है ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। टॉप और बॉटम चेंज नहीं होंगे, 12 भी वहीं रहेगा और चेंज क्या हो जाएगा, 9 3 की जगह और 3। अब इसको हम 3 नहीं मानेंगे, इसको यहाँ क्या मानना पड़ेगा, 9 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भी घड़ी ही बन गई है। तो ऐसे सवाल पूछता है कि बताओ इसमें 4:45 हुए हैं, कितना टाइम हुआ, 4:45। तो 4:45 आपको पता ही होगा, इतने तो पढ़े लिखे बहुत ज्यादा लग रहे हैं मुझे, हैं? नहीं, डिजिटल में तो सर देख लेते हैं, एनालॉगी जो घड़ी होती है वहां थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ अच्छा, लो तो देखो इधर कितना है, ये 45, और कितने बजकर, ये 3